जब मरीज को सोच की दिक्कत होती है मानसिक रोगों में, तो साइकियाट्रिस्ट दवाइयाँ क्यों देते हैं? इसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पैसा भी लगता है। तो इस बारे में बात करने वाला हूँ कि मानसिक रोगों में दवाइयाँ देना क्यों ज़रूरी हो जाता है कुछ समय पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखिए, मानसिक रोग क्या होता है? सोच की दिक्कत होती है, मतलब सोच में कुछ समस्या हो जाती है, कुछ नेगेटिव सोच इंसान के ऊपर हावी सी हो जाती है और एक तरह की आदतें हो जाती हैं, जैसे ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जो भी तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं, तो उसमें सोच की दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, पेशेंट को जब क्लिनिक पे आते हैं तो उनको दवाइयाँ देते हैं, इस बारे में बताने वाला हूँ। मानसिक रोगों में जब जैसे ओसीडी, फोबिया किसी को अगर हो गया है, तो शुरुआत में अगर पेशेंट अगर डॉक्टर के यहाँ चले गए, साइकेट्रिस्ट से दिखाने चले गए, कोई भी बीमारी जैसे ओसीडी होता है, डिप्रेशन होता है, फोबिया, उसके 3-4 स्टेजेस होते हैं। मतलब माइल्ड स्टेज होगा, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम केस भी हो सकता है, हल्का फुल्का बीमारी रहेगा, मॉडरेट लेवल का बीच का होता है, सीवियर होता है। अगर पेशेंट जो है वो शुरुआत में ही डॉक्टर के यहाँ चले गए, साइकेट्रिस्ट के यहाँ चले गए, तो चीज़ें काम चल जाती हैं। हो सकता है काउंसलिंग से बात सही हो जाए और पेशेंट को दवा देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब केस बहुत सीवियर हो जाता है, एक्सट्रीम केस हो जाता है, एक्सट्रीम केस का मतलब कि पेशेंट को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, उसका मन उदास रह रहा है। जैसे ओसीडी में बार बार हाथ धुलने का मन आ रहा है कि हाथ धुल लो, हाथ धुलो। अभी रिसेंट एग्जांपल है, मेरे पास एक लेडी आई थी जो कि हाथ धुलने की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो शुरुआत में उन्होंने काम चलाते रहे, दवा अपना नहीं किया उन्होंने, अपना ऐसे ही चलता रहा। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बार बार हाथ टच करती थी वो, कुछ भी जाके हाथ धुलना, बार बार कुछ भी टच कर लिया तो धुलना, उसके बाद हाथ ऐसे करके रखना, और एकदम से घबराहट उसको होने लगा, रोने लगना। जब उस लेडी को ऐसा होने लगा, तब उसके घर वालों ने सोचा कि चलो चल के इसको डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि इंसान 20 बार 50 बार हाथ धुल रहा है, एकदम सब कुछ किए जा रहा है और मन बेचैन से रह रहा है, गुस्सा आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ काउंसलिंग से पेशेंट को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक तो वो होगा, वो ठीक तभी हो पाएगा जब उसकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत रहेगी। इच्छा शक्ति मजबूत होने का मतलब कि उसको अपनी परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, काफ़ी मतलब अकेले लड़ना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि रोज़ तो डॉक्टर जा नहीं सकते हैं, रोज़ तो साइकेट्रिस्ट उससे कंसल्ट कर नहीं सकते हैं, या इवन साइकोलॉजिस्ट से ही अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, तो उनसे रोज़ तो आप थेरेपी कराएंगे नहीं। जब 10-10 दिन आप बीच में गैप रहता है और पेशेंट जब घर में अकेले से रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो उनका बुरा मन होता है वो हावी हो जाता है और इंसान को दिन भर बेचैनी, घबराहट होने लगती है। तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं या मैं भी बताता हूँ कि भाई डीप ब्रीदिंग करना, मान लीजिए बार बार डीप ब्रीदिंग करना, उसके बाद अफर्मेशंस करना, ये सब चीज़ें भी काम करती हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, ये सब कुछ पेशेंट पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की इच्छा शक्ति, बीमारी से लड़ने की शक्ति कितनी ज़्यादा है, क्योंकि लड़ना पेशेंट को ही है। जो डॉक्टर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई भी वो रास्ता दिखा सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई मान लीजिए लड़का, स्टूडेंट तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, तो टीचर क्या करेगा? टीचर आपको सिर्फ रास्ता बताएगा कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो। टीचर तो पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ना तो भाई स्टूडेंट को ही है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के यहाँ, साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाते हैं, तो भाई जो बीमारी से लड़ना है वो किसको लड़ना है? लड़ना तो पेशेंट को ही है। तो दवाइयाँ क्या करती हैं, कुछ स्टेज में पेशेंट की हेल्प करती हैं, थोड़ा हेल्प करती हैं। अगर पेशेंट का इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेशेंट को नींद ही नहीं आ रही है, बहुत सारे पेशेंट मेरे यहाँ ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हफ्ते भर से हम सिर्फ 1-8 घंटे सो रहे हैं, सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम सिर में दर्द हो रहा है, नस फट जा रही है, एकदम से हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, काफ़ी सारे सिम्टम्स उनको फिजिकल आ जाते हैं, एकदम रहा नहीं जा रहा है, बेचैनी सी, घबराहट सी हो रही है। इस कंडीशन में एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि पेशेंट को पहले मैं रिलैक्स करूं। पेशेंट को पहले मुझे रिलैक्स करना पड़ेगा, उसको शांति देनी है मुझे, उसको, उसके घर वालों को, क्योंकि घर वाले भी परेशान हो चुके हैं उस केस में। अब मान लीजिए कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या साइकोटिक पेशेंट हो गया है, जिसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, या शक वहम कर रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो पेशेंट समझेगा थोड़ी, काउंसिल थोड़ी हो पाएगा। बहुत से आजकल फेक यूट्यूबर जो हैं, जो खुद को साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अक्सर अपने आप को कहते हैं कि भाई कोई भी मानसिक बीमारी बिना दवा के ठीक हो सकती है, या कोई भी बीमारी ज़िंदगी भर बिना दवा के ठीक हो सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह तरीका नहीं होता इलाज करने का।
दवाइयाँ क्या करती हैं, पेशेंट को सपोर्ट करती हैं। और सपोर्ट अगर आपका डॉक्टर, आपका साइकेट्रिस्ट, पहली बात तो ये क्वालिफाइड है कि नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। बहुत सारे फिजिशियन भी भाई मानसिक रोग की दवा दे देते हैं। बहुत सारे बीएमएस भी मैंने देखे हैं कि मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है कि एक बीएमएस था मेरे यहाँ, वो एक ही बार में, पहली बार में 3 डिप्रेशन की दवा दे दिया पेशेंट को सीधे। तो अगर लगातार 3 दवा डिप्रेशन की खाएंगे तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पैसा सबको कमाना है। कोई न्यूरो सर्जन भी दवा दे दे रहे हैं, आना जाना नहीं है साइकेट्री को लेकर, क्योंकि इतना ही सबको साइकेट्री आता तो ये अलग ब्रांच क्यों बनाई जाती। हर एक ब्रांच जो भी मेडिकल फील्ड की बनाई जाती है उसकी कुछ क्वालिटी होती है, कीमत होती है। तो ऐसा नहीं होता है कि इतना हल्का है कि सिर्फ दवा देने से पेशेंट ठीक होगा। दवा देने से पेशेंट को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पूरा पेशेंट ठीक कैसे होता है? पूरा पेशेंट ठीक होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग। दवाइयाँ क्या करती हैं, आपको दलदल से निकालती हैं। जैसे कि दलदल में चला गया है तो वहाँ पे जितना ही पेशेंट कोशिश करेगा खुद से, उतना ही वो दलदल में जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या किया जाता है, रस्सी फेंकी जाती है। रस्सी फेंकी जाती है, पेशेंट को खींचा जाता है। ये जो रस्सी होती है वो दवाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर आपके साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, या एम्पैथेटिक नहीं है, आपके लिए उनको सहानुभूति नहीं है, वो सोच रहे हैं कि सिर्फ दवा लिखो, 2-3 मिनट पेशेंट को देखो, फटाफट देखो, ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ, जितना ज़्यादा पेशेंट देखोगे उतना अच्छा, तो फिर ठीक नहीं हो पाता है। जो कि आजकल मैक्सिमम 90% साइकेट्रिस्ट भी ऐसा कर रहे हैं, ये बात को मैं मानता हूँ। शायद 10-15% ही साइकेट्रिस्ट ऐसे होंगे जो आपको 5 मिनट 10 मिनट समय देंगे। अब अगर आप सरकारी में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ काफ़ी होती है। 4 घंटे में 100 पेशेंट देखने होते हैं, 150 पेशेंट देखने होते हैं। तो मजबूरी क्या होती है, कई बार जो अच्छा डॉक्टर भी है सरकारी में, उसको अगर समय ही कम उसके पास हो पा रहा है, 2-4 मिनट 5 मिनट भी समय हो पा रहा है। मैं ये कहता हूँ अपने स्वास्थ्य को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाइए। कई बार जो बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो 100 पेशेंट 150 पेशेंट देख रहे हैं, वो एक तरह का गलत काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात ये बोलूँगा, या तो आपको वो समय दें, 10 मिनट का समय देना चाहिए आपको। अगर 3 मिनट के अंदर कोई साइकेट्रिस्ट आपको पेशेंट देख रहा है, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर देख ले रहे हैं, फटाफट थोड़ा बहुत समझाए, नहीं समझाए, तो फिर ठीक नहीं होना है। क्योंकि दवा का क्या होता है ना, दवा सपोर्ट तो करती है, लेकिन हाँ, उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट होगा कि भाई नींद आ सकती है, चक्कर आ सकता है, ठीक है। अगर सही डोजिंग में नहीं दिया गया तो भाई ज़्यादा नींद आ जाएगी, चक्कर आ सकता है। कम दिया गया तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आपको दवाइयाँ क्या करती है, समय को कम कर देती हैं। तो मैं भी, जैसे होता है ना कि मैं बोलता हूँ कि बिना दवा के ठीक करें, लेकिन कई बार मैं असहाय खुद को महसूस करता हूँ। जब मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो कंडीशन उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, इतना घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मन उदास रहना, सिर में दर्द, कि ना चाहते हुए भी मुझे पेशेंट को दवा देनी पड़ती है। और मैं तो पेशेंट से पूछ भी लेता हूँ कि आपको दवा खानी है, अगर आपको दवा नहीं खानी है तो आप मत खाइए, ये आपकी चॉइस है, मेरे हिसाब से आपको दवा चाहिए। मैं ये बात उनको सीधे बता देता हूँ। और मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ, यकीन करता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एक ही पेशेंट को सारी दवाइयाँ नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 150-150 की दवा मैं देता हूँ 10 दिन की। और आप जाके पता करिए कि आज के ज़माने में कोई साइकेट्रिस्ट 200, 250, 300 की दवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब पेशेंट की बीमारी बढ़ी हुई होती है तो दवाइयाँ ज़्यादा भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि बीमारी जो होती है वो गरीबी अमीरी देख के नहीं आती है। एक गरीब आदमी को भी महंगी बीमारी हो सकती है, बड़ी बीमारी हो सकती है, और एक अमीर आदमी को बहुत छोटी बीमारी हो सकती है। सब कुछ स्टेज पे डिपेंड करता है, बीमारी की गंभीरता पे डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, कितनी सीरियस है, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ दवा से पेशेंट ठीक नहीं होगा, ये मैंने कितनी वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कई बार ये बात बोली है। दवाइयाँ शुरुआत में दी जाती हैं, पेशेंट को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं। हाँ, जब से साइकोटिक पेशेंट होता है, जो सीवियर मेंटल प्रॉब्लम का पेशेंट होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, जो शक ज़्यादा कर रहा है, वहम कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके कानों में आवाज़ आ रही है, तो वहाँ तो डेफिनेटली दवा पहले देनी पड़ती है पेशेंट की कंडीशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि पेशेंट की दुनिया ही अलग हो गई है। तो ये चीज़ें होती हैं। या फिर ओसीडी में जिसको वहम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको वहम हो गया है, 50-50 बार हाथ धुल रहा है, 10-10 बार बैग चेक कर रहा है, 20 बार ताला चेक कर रहा है, तो ऐसा पेशेंट काउंसिल नहीं हो सकता है शुरुआत में। उसको इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को ठीक करने के लिए, या तो उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे ठीक होकर ही रहना है। दवा बस समय को कम कर देते हैं, पेशेंट की मेहनत को कम कर देती है, बस ये चीज़ होती है। तो कोशिश करिए कि अपने साइकेट्रिस्ट के पास जल्दी से जाइए, जल्दी से जाके दिखा लीजिए। अपने ज़िले में, अपने आसपास क्षेत्र में कहीं अच्छे साइकेट्रिस्ट को देखिए जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दें, ठीक है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा।
एक चीज़ और, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी दवा कितने दिन चलेगी, मैं ओलेंजापिन खा रहा हूँ, सर्ट्रेलिन खा रहा हूँ, मुझे दवा कब तक खाना पड़ेगा। सबसे मज़े की बात है, जो मुझसे कंसल्ट नहीं कर रहे हैं वो भी मुझसे पूछते हैं। तो मैं सीधे इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, जब तक मैं आपको कंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपकी दवा कितने दिन चलेगी। और रही बात जो मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, अगर 5 लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं ओसीडी के लिए, तो पाँचों अलग अलग हैं, क्योंकि पाँचों की कंडीशन अलग होगी, पाँचों की पढ़ाई अलग हो सकती है, पाँचों का शरीर अलग होगा, वेट अलग होगा, ठीक है, परिस्थितियाँ अलग होंगी, तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। बस होता क्या है, अपने डॉक्टर पे विश्वास करना होता है। दवाइयाँ धीरे 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 बढ़ती हैं और धीरे 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 घटती हैं। जब आपके सिम्टम्स पूरे इम्प्रूव हो जाएंगे, ज़िंदगी में आप काम धाम करने लगेंगे, तो आपकी दवाइयाँ ख़त्म भी हो जाती हैं। कोई फिक्स नियम नहीं होता है, कोई फिक्स रूल नहीं होता है, कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं होता है कि 3 महीने दवा चलेगी, 6 महीने दवा चलेगी। मैंने पहले बताया है कि अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है कि साल भर दवा चलेगी, 2 साल ये दवा चलेगी या 6 महीने दवा चलेगी, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो गलत बोल रहे हैं, वो आपके साथ फेक कर रहे हैं, पैसा कमाने वाली बात है। ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। दवाइयाँ मजबूरी में देनी पड़ती हैं जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी और कोई बात नहीं है। क्योंकि कंसल्टेशन के चार्जेस तो आप देंगे ही, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाएंगे। या मैं अपनी बात करूँ, अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो एटलीस्ट फीस तो आप देंगे ही ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम रहती है तो दवा देनी पड़ती है, सीधी सी बात है। मैं तो हमेशा इस बात को यकीन में मान करता हूँ कि मुझे एक ही पेशेंट को सारी दवा थोड़ी देनी है, जिसको ज़रूरत होगी उसको दवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको इसमें कमी होगी वो कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी ने शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।